सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा यूपी एपीओ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, और उसमें जो 15 नंबर का आने वाला है पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, उसमें से जो पुलिस एक्ट है 1861 का, उसको हम देखेंगे आज, और एक क्लास में पूरे पुलिस एक्ट को हम खत्म करेंगे। तो पुलिस एक्ट जो है वो 1861 का है। बाकी चलते हैं। पुलिस एक्ट 1861, इसकी बात अगर हम करें तो ये एक्ट नंबर 5 है 1861 का। एक्ट नंबर 5 अधिनियम क्रमांक 5 है ये। और उस समय अगर हम बात करें तो भारत जो था अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था, और उपनिवेश होने के दौरान में शुरुआत में अगर हम बात करें तो पहले कंपनी का शासन हुआ करता था। तो गवर्नर गवर्नर जनरल हुआ करते थे, भारत के हेड जो हुआ करते थे। बाद में जब 1857 की क्रांति हुई तो 1858 में ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा भारत पर अपना कब्जा स्थापित किया गया। मतलब कंपनी के शासन को पूर्णतया समाप्त करते हुए ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा अब शासन किया जाने लगा। ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा जब शासन किया जाने लगा तो वह स्वयं आकर तो शासन कर नहीं सकते थे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई व्यक्ति आना यहाँ पे तय था। तो वो जो व्यक्ति होता था उसे वायसराय कहा गया। राजा का प्रतिनिधि कहा जाता है वायसराय को, सम्राट का प्रतिनिधि था। तो ये वायसराय कौन था? तो वही अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, और उसी को वायसराय के पद पर प्रमोट कर दिया गया था, या कहें कि उसका पद का नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया था। तो इसने जो अनुमति दिया पुलिस एक्ट को, 22 मार्च 1861 को पुलिस अधिनियम को सहमति दिया, और इसके कंसेंट के बाद ये बन गया एक्ट। पहले बिल था, उसके बाद ये एक्ट बन गया, जैसे कि अभी राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। अगर हम बात करें तो पुलिस एक्ट जो है, इसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो संघ तथा राज्य दोनों द्वारा इसमें संशोधन हो सकता है, क्योंकि ये 1861 में कानून बना था, स्वतंत्रता पूर्व बना हुआ कानून था। अतः इसमें इसको बनाया भी गया था पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब उस समय तो खैर पार्लियामेंट नहीं थी, उस समय जो भारतीय पार्लियामेंट उसके बारे में चर्चा नहीं थी। उस समय की जो स्थितियां थी, जिस तरह के गवर्नर जनरल या वायसराय के जो काउंसिल वगैरह थे उसके द्वारा बनाया गया था, तो केंद्र के द्वारा निर्मित कानून था। इस वजह से केंद्र को संशोधन करने की अनुमति दी गई, और स्वतंत्रता के बाद में पुलिस प्रशासन और अपराध का नियंत्रण जो है, अपराध नियंत्रण का पूरा प्रणाली जो है उसका उसके बारे में कानून बनाना हो तो वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। अतः उसके बारे में राज्य कानून बना सकता है। इसलिए इसमें संशोधन दोनों राज्य और संघ दोनों कर सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के दूसरे प्रविष्टि में दूसरे नंबर में अगर आप जाके देखेंगे तो पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण पुलिस प्रशासन और अपराध नियंत्रण जो है राज्य सूची के अंतर्गत में आ जाता है। उत्तर प्रदेश में महानिरीक्षक की जगह महानिदेशक, ये शब्द जो है संशोधन के द्वारा 2001 वाले संशोधन के द्वारा, नहीं सॉरी, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये राज्यों के द्वारा संशोधन हो सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा अपना संशोधन किया गया। तो महानिरीक्षक पद जो है, जहां इंस्पेक्टर जनरल जो शब्द हुआ करता है उसको बदल कर अब महानिदेशक डायरेक्टर जनरल शब्द कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में आईजी के जगह आईजी के जगह पे डीजीपी कहेंगे, आईजीपी कह लें या डीजीपी कह लें, आईजी की जगह पे अब डीजी रहेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये चीज संशोधन लागू हुआ। तो हर राज्य अपना अपना संशोधन करते हुए लागू कर सकता है। उद्देशिका की अगर हम बात करें तो पुलिस को पुनर्गठित करना, पुलिस की स्थापना करना, पुलिस बल की स्थापना करना, ये सारी चीजें करना, और उसके साथ ही साथ अपराध को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना। मतलब पुलिस को पहले तो पुनर्गठित करना, उनका गठन करना, और उसके बाद उन्हें और दक्ष बनाना। किस चीज के लिए? निवारित करने के लिए। क्या? अपराधों को निवारित करने के लिए, यानी अपराध होने से पहले ही रोक लिया जाए, अगर हो जाता है तो उनका पता लगाने के लिए पुलिस का पहले तो गठन करना, फिर उसके बाद उनको और अधिक दक्ष बनाना। दक्ष बनाने का तात्पर्य एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, अर्थात अधिक प्रभावी बनाना, कुशल बनाना, सक्षम बनाना, ये चीज के बारे में बात करता है। ये तो दो चीजों के बारे में इसकी उद्देशिका चर्चा करती है, एक तो पुनर्गठित करने के बारे में, और एक तो अधिक दक्ष उपकरण बनाने के लिए, अधिक प्रभावी, कुशल और सक्षम बनाने के लिए। फिर आते हैं धारा 1 की तरफ। अब इसमें टोटल धाराएं कितनी हैं? तो 47 धाराएं हैं। अब इसकी धारा 1 की तरफ चलते हैं, निर्वचन खंड। इसी धारा 1 में ही चर्चा किया गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में, यानी यहाँ पे जो डेफिनेशन दिए गए होंगे उस धारा के अंतर्गत दिए गए डेफिनेशन पूरे के पूरे एक्ट में मान्य होंगे। अर्थात यहाँ पे जो शब्द दिए जाते हैं वो पूरे धाराओं में, पूरे सब्जेक्ट में
अगर कहीं भी कोई उस तरह का शब्द आता है तो उसका तात्पर्य इसी धारा 1 के शब्दों से लिया जाएगा, जो परिभाषा दिया गया है उससे लिया जाएगा। तो जिले का मजिस्ट्रेट शब्द का तात्पर्य ये होता है कि जिले के कार्यपालिका प्रशासन का जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड जो जिले का होता है, तथा मजिस्ट्रेट की शक्तियों को जो यूज कर रहा हो, मजिस्ट्रेट के कार्यों का निर्वहन जो कर रहा हो। दो चीजें हैं, मतलब हेड होने के साथ साथ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हो जिले में, कार्यपालिकी प्रशासन का हेड हो, और साथ साथ वो मजिस्ट्रेट का पावर यूज कर रहा हो, मजिस्ट्रेट का शक्ति या मजिस्ट्रेट के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, तो वो क्या है, जिले का मजिस्ट्रेट। हेड होने के साथ में पहला एक चीज है कि मजिस्ट्रेट की शक्तियों का निर्वहन कर रहा हो, कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, और साथ ही साथ अगर वो जिले के प्रशासन का प्रधान है, हेड है, तो वो जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और मजिस्ट्रेट कौन होगा, वो मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों की, मजिस्ट्रेट की अगर हम मान ले 10 शक्ति हैं, तो 10 को कोई यूज कर रहा है तो वो भी मजिस्ट्रेट कहलाएगा। अगर मजिस्ट्रेट के किसी एक शक्ति को भी कोई यूज कर रहा है, किसी के पास वो पावर है कि एक पावर यूज कर सकता है, तो वो भी मजिस्ट्रेट कहलाएगा। तो अगर मजिस्ट्रेट का कोई भी पावर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो वो भी मजिस्ट्रेट ही कहलाएगा। यहाँ पे ये चीज कहा गया है। फिर आता है पुलिस का तात्पर्य क्या होगा, इस अधिनियम के तहत जिन लोगों का भर्ती किया गया है वे सभी व्यक्ति पुलिस कहलाएंगे। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक जो है उसके बारे में हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं। जिला अधीक्षक का तात्पर्य और जिला पुलिस अधीक्षक का तात्पर्य क्या होगा, दोनों एक ही है। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वो दोनों एक ही चीज है। जिला अधीक्षक कह लो या जिला पुलिस अधीक्षक कह लो, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कह लो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट कह लो, मतलब एसपी कह दे, इसको हम एसपी कह सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसके अंतर्गत में और कौन कौन आता है, तो सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक और नगर एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक भी इसके अंतर्गत में, एएसपी वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये ज्यादा जानना यहाँ पे ये जरूरी था कि जिला अधीक्षक को हम जिला पुलिस अधीक्षक भी कह सकते हैं। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। सामान्य पुलिस जिला का तात्पर्य, अगर इस एक्ट में कहीं भी सामान्य पुलिस जिला लिखा हुआ है तो उसका तात्पर्य हम किस चीज से लगाएंगे, तो उसका तात्पर्य हम लगाएंगे शब्द में कोई भी प्रेसिडेंसी अब खत्म हो चुके हैं। कलकत्ता, बंबई, मद्रास हुआ करते थे। प्रेसिडेंसी उन नगरों को कहा जाता था जहां गवर्नर जनरल बैठते थे, या जनरल जो भी वायसराय थे वो जाकर जहां पे उनके बैठने का स्थान हुआ करता था, वो प्रेसिडेंसी कहलाता था। लेकिन खैर अब ये चीजें नहीं है। तो कोई राज्य या स्थान, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है, कोई राज्य या स्थान हम कह लें, स्थान का तात्पर्य जोन से लगाते हैं। मंडल आप सुनते हैं कि एक मंडल में 4-4, 5-5 जिले आते हैं, तो कोई राज्य हो सकता है या कोई स्थान, अथवा किसी प्रेसिडेंसी या राज्य का कोई राज्य या स्थान का कोई भाग भी हो सकता है, जिसमें इस अधिनियम को लागू करने का आदेश दिया गया। अगर सामान्य पुलिस जिला लिखा हुआ है तो ऐसे आप समझ सकते हैं कोई राज्य, पूरा राज्य समझ सकते हैं, या उस राज्य में कोई स्पेसिफिक रूप से कोई जोन बोल दिया जाए, मंडल बोल दिया जाए, या स्थान अगर स्पेसिफिक रूप से स्थान लिख दिया जाए कि किस स्थान की चर्चा हो रही है, तो स्थान, अदरवाइज उस पूरे राज्य के बारे में चर्चा हो रही होगी तो सामान्य पुलिस जिले का तात्पर्य उस राज्य से लगाया जाएगा। अदरवाइज कोई स्थान दिया गया है तो उस स्थान से लिया जाएगा। यही दो शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संपत्ति का तात्पर्य क्या होगा, जंगम संपत्ति, चल संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति इसके अंतर्गत में आते हैं। तो संपत्ति, जहां भी इस एक्ट में संपत्ति के बारे में चर्चा होगा तो हम उससे सिर्फ जंगम संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में ही समझेंगे, इससे अन्यथा कुछ और नहीं समझेंगे। व्यक्ति शब्द का तात्पर्य तो व्यक्ति से होता ही है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत और कौन आता है, कंपनी या निगम भी इसके अंतर्गत आ जाता है, कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन भी इसके अंतर्गत में आता है व्यक्ति शब्द के अंतर्गत। प्रीलिम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। ढोर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सींग वाले ढोर, हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़ें, बकरियां, सुअर, ये सब ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अगर कहीं ढोर लिखा होगा इस एक्ट में तो ये सब भी उसके तहत मान लिया जाएगा। हाथी लिखा हुआ है, हाथी अगर कहीं भी शब्द, मान लो कहीं पे सड़क पे हाथी चल रहा है तो उसे लिखा जाएगा इस एक्ट में कि सड़क पर ढोर चल रहा है, तो उसके अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे। और पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश, अगर कोई आदेश दिया जा रहा है और उसमें लिख दिया जा रहा है कि अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारियों को आदेश है, पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश लगाया गया है, मतलब तो उनका निर्देश किसको माना जाएगा, कौन से पुलिस अधिकारी को माना जाएगा। अगर कहीं पे ये आदेश दिया जा रहा है कि ये आदेश पुलिस के अधीनस्थ पंक्तियों के लिए है, जो अधिकारी हैं उनके लिए हैं, तो उसको हम किससे अर्थ लगाएंगे, तो उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले, यानी एसपी होता है उसके नीचे डीवाईएसपी होता है, डीवाईएसपी को हम उप अधीक्षक कहते हैं। उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे वाले जो भी हैं, इंस्पेक्टर हैं या जो सब इंस्पेक्टर हैं, ये सारे जो लोग आ जाते हैं
वो सब कांस्टेबल पुलिस या नॉर्मल पुलिस जो होते हैं वो सब इसके अंतर्गत में आ जाते हैं। तो डीवाईएसपी के नीचे जितने भी आते हैं पुलिस अधिकारी, वो सब अधीनस्थ पंक्ति वाले पुलिस अधिकारी, पुलिस बल समझे जाएंगे। बस यहाँ पे ये चीज बताया गया है। एक और शब्द जो जोड़ा गया है 2001 में संशोधन के द्वारा, और ये संशोधन जो था वो 10 अगस्त 2001 से प्रवर्तन में आया। धारा 2A और धारा 8A में, धारा 2A और 8A में इसके बारे में चर्चा किया गया है। 2001 में संशोधन से इसे जोड़ा गया है। कौन सा चीज है ये? सिविल एविएशन पर्सनल के बारे में, नागरिक उड्डयन कार्मिक, एयरपोर्ट पे, सरकारी एयरपोर्ट है अगर उसके जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे यही शब्द आता है, अधिकारी और कर्मचारी। सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन विभाग जो एयरपोर्ट विभाग है और सरकारी एयरपोर्ट है, उस पे जो भी अधिकारी हैं, कोई काम कर रहा, कर्मचारी हैं, जो सब काम कर रहे हैं, वो सब इस धारा के अधीन, आगे की धारा 2A के अधीन पुलिस बल होंगे वो सब। ये चीज कहा जा रहा है और उनका तात्पर्य यहाँ पे दे दिया गया कि एयरपोर्ट वाले जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं सरकारी एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो जो भी हैं वो सब के सब नागरिक उड्डयन कार्मिक कहलाएंगे, नागरिक उड्डयन कार्मिक कहलाएंगे। और वो नागरिक उड्डयन कार्मिक जो होंगे वो पुलिस बल होगा। यानी कि इस एक्ट के तहत ये एक्ट उन पर पूर्ण रूप से लागू होगा। ये चीज यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। धारा 2A कह दिया कि वो पुलिस बल है और पुलिस बल होते ही ये एक्ट उन पर अप्लाई होने लगेगा। तो ये एयरपोर्ट वगैरह से रिलेटेड चीजों के बारे में, सिविल एविएशन पर्सनल के बारे में बात करता है। तो 2001 के संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया था और 10 अगस्त 2001 से ये परिवर्तन लागू हुआ था। इससे धारा 2A और 8A को भी जोड़ा गया था इस एक्ट में। अब आते हम धारा 2 पर, पुलिस बल का गठन। तो अब हम देखेंगे धारा 2 पुलिस बल के गठन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स। पुलिस बल का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो पुलिस बल का गठन किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। बहुत ज्यादा चीजें अंदर तक नहीं पढ़नी है, बस काम निकालना है हमें। तो काम निकालना है तो मैंने कोशिश किया है काम निकालने के साथ साथ थोड़ा बेहतर भी नोट्स को रखा जाए ताकि आप और अच्छे से समझ सके चीजों को। तो राज्य द्वारा गठन किया जाएगा पुलिस बल का। तो ये हो गया क्वेश्चन कि पुलिस बल का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नानक चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1971 के वाद में क्या अवधारित किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 2 का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। व्यापक मतलब बड़ा है, ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, तथा यह राज्य सरकार को पुलिस बल में अस्थायी पदों का सृजित करने का अधिकार देती है। तो आप लोगों को पता है दरोगा की वैकेंसी आती है, पुलिस की वैकेंसी आती है, कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी जो आती रहती है, वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत में राज्य सरकार के द्वारा लाया जाता है कि पुलिस बल में अस्थायी पदों का सृजित करने का अधिकार देती है, क्रिएट करने का। तो अस्थायी पद यही राज्य सरकार भरती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मचारियों की नई भर्ती अस्थायी प्रकृति की होती है। मतलब ये जो लाइन है ये हर मामले में लागू नहीं हो जाता है। कुछ मामलों के लिए है कि पुलिस कर्मचारी जो नियुक्त होते हैं उनकी भर्ती जो होती है टेम्पोरेरी होती है, ना कि परमानेंट होती है। ये कुछ मामलों के लिए सही है, अदरवाइज ये पहला लाइन आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब थोड़ा ठीक ठाक है कि पुलिस बल में अस्थायी पदों का सृजन करने का अधिकार देती है ये धारा 2। पुलिस बल का गठन करने का तात्पर्य यहाँ से ये जॉब वगैरह भी, वैकेंसी वगैरह भी निकाल कर भर सकती है राज्य सरकार। धारा 2A नागरिक उड्डयन कार्मिक जो पुलिस बल होगा। धारा 1 में हमने जो डेफिनेशन देखा या परिभाषा देखा नागरिक उड्डयन कार्मिक का कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो पुलिस बल होंगे, ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है धारा 2A में ये पुलिस बल होंगे। और जैसे ये पुलिस बल होंगे ये एक्ट पुलिस अधिनियम 1861 पूर्णतः उनके ऊपर अप्लाई होने लगेगा, इसलिए यहाँ पे उसको पुलिस बल बोला गया। बस एक लाइन लिखते ही पूरा एक्ट उन पर अप्लाई होने लगा। अब आता है धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण का निहित होना। सबसे पहला चीज अधीक्षण शब्द को आप रट लो, सुपरिटेंडेंस। अधीक्षण शब्द को याद रख लो। ये पूछे कि पुलिस का अधीक्षण किसके अधीन होता है, तो राज्य सरकार में निहित होता है अधीक्षण का अधिकार। तो साधारण पुलिस जिले में, ऊपर इसीलिए मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को बताया साधारण पुलिस जिले का तात्पर्य हम लगाएंगे पूरे राज्य से। और पूरे राज्य में सर्वत्र मतलब कहीं भी पुलिस का अधीक्षण किसके अधीन होगा? उस राज्य सरकार के अधीन होगा। अब अधीक्षण शब्द से तात्पर्य क्या निकलता है? प्रशासनिक नियंत्रण। सर्वोच्च नियंत्रण किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। नीति स्तरीय नियंत्रण मतलब नीतियां बनाना, ऊपर से निगरानी करना, दिशा निर्देश देने का काम किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। तो ये हो गया पुलिस का अधीक्षण करने का शक्ति किसके पास है, किसमें निहित है? तो ये हम कहेंगे राज्य सरकार में। पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होता है। पुलिस के अधीक्षण की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। उसका प्रशासनिक नियंत्रण, उसकी नीति बनाना, उसके ऊपर से निगरानी करना मतलब और दिशा निर्देश देना,
ये सारे काम नीति स्तरीय नियंत्रण वगैरह कंट्रोल करती है, नीतियां बनाकर राज्य सरकार करती है। तो ये शब्द आप लोग ध्यान रखोगे कि अधीक्षण का काम कौन करता है, राज्य सरकार करता है। फिर इसके बाद धारा 4 हमारा बात करता है पुलिस महानिदेशक के बारे में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि ये अगर आप डायरेक्ट कहीं से देखने जाओगे, कहीं भी ऑनलाइन डाउनलोड करोगे तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिलेगा, उसमें चेंज होके नहीं मिलेगा। हाँ, नीचे हो सकता है संशोधन लिखा हो कि उत्तर प्रदेश में इसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहेंगे। तो धारा 4 में पुलिस महानिदेशक के बारे में चर्चा किया गया है। साधारण पुलिस जिले, फिर यहाँ पे साधारण पुलिस जिला लिख दिया गया है, तो यहाँ पे हम राज्य समझेंगे। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र, पूरे जिले में, पूरे राज्य में, हर जगह पे पुलिस का प्रशासन, ये शब्द लिखकर बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा कर देता है। साधारण पुलिस जिले, तो जिले का तात्पर्य हम जिले से लगा लेते हैं, लेकिन ऊपर हमने देखा धारा 1 में साधारण पुलिस जिले का तात्पर्य राज्य या कोई स्थान, जब स्थान का मेंशन नहीं किया जाएगा तो वहां पे हम राज्य को वहां पे लेंगे कि राज्य का तात्पर्य वहां से निकालेंगे हम। तो सर्वत्र राज्य में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, अब देखो यहाँ पे प्रशासन की बात आ गई, ये अधीक्षण था, अब यहाँ पे प्रशासन आ गया, यानी पुलिस का दैनिक संचालन, डे टू डे क्या सारी चीजें होंगी, थाना का संचालन, जांच कराना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, पोस्टिंग किसका कहाँ किया जाएगा, ड्यूटी लगाने का काम किसका कहाँ क्या होगा, वो अधिकार या वो शक्तियां निहित है डीजीपी के अंतर्गत, पुलिस महानिदेशक के अंतर्गत। ये सिर्फ नीतियां बनाने का काम करेगा, दिशा निर्देश देने का काम करेगा, बाकी संचालन, थाने का संचालन कैसे किया जाएगा, जांच किसका किया जाएगा, कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखा जाएगा, पोस्टिंग किसकी कहाँ, ड्यूटी क्या, दैनिक संचालन, डे टू डे वर्क जो किए जाते हैं, वो सारा चीज, यानी पुलिस के प्रशासन की प्रशासन का अधिकार किस में निहित है, पुलिस महानिदेशक में, इसे डीजीपी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं। ये हो गया राज्य स्तर पे अधीक्षण और प्रशासन हमने देखा। अब जिले स्तर पे आ जाएं तो जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण में, कंट्रोल में रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट के, ये पावर किसके पास होता है, जिला पुलिस अधीक्षक, हम कह लें एसपी को, एसपी के पास ये अधिकार होता है। ये एडिशनल एसपी को हम अलग से लिख देते हैं, वो असिस्टेंट एसपी, सहायक पुलिस अधीक्षक होता है वो। तो एएसपी को एक साइड रखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली जिसके पास है उसके पास हम देख लेते हैं अधिकार को। तो जिला मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहते हुए, ध्यान देना, नियंत्रण किसका रहेगा, जिला मजिस्ट्रेट का, लेकिन पावर किसके पास है, एसपी के पास है, जिला पुलिस अधीक्षक के पास है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका रहेगा, जिला पुलिस अधीक्षक पर इसका कंट्रोल रहेगा, वो है जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण में जिला पुलिस अधीक्षक के पास ये शक्ति होती है। जिला स्तर पर पुलिस के प्रशासन का अधिकार एसपी के अंतर्गत होता है, यानी एसपी मॉनिटर करेगा सब कुछ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एसपी होगा, लेकिन कंट्रोल किसका होगा उसके ऊपर, जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए एसपी सारा काम करेगा। तो ये हुआ आपका धारा 4। अब आता है धारा 5, पुलिस महानिदेशक की शक्तियां। तो साधारण पुलिस जिले में, मतलब राज्य में, सर्वत्र पुलिस महानिदेशक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब ये बात करता है यहाँ पे साधारण पुलिस जिले में, अब सर्वत्र मतलब हर जिले की अगर बात की जाए तो महानिदेशक को जो मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है वही शक्तियां मिल जाती है। धारा 5 किसी काम का नहीं, आप छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। महानिदेशक अगर किसी जिले में आ जाए तो वहां पे मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियां उसके पास में होती हैं। तो इसलिए इसको ज्यादा मतलब है नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं हम लोग। धारा 6 भी मैंने छोड़ ही रखा। धारा 7, धारा 7 में क्या चीज कहता है, अवर अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति आदि। अब यहाँ पे जो बात करता है नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट किया जाना, पदच्युति का मतलब डिसमिसल के बारे में, तो डिसमिस किया जाना या अपॉइंटमेंट किया जाना किसका, आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको अपॉइंट किया जाना, उनका डिसमिसल किया जाना, या उनको प्रमोशन से का, आदि का तात्पर्य एक और शब्द है प्रमोशन से अवनत करना, डिमोशन करना। एक होता है प्रमोशन दिया जाना, एक होता है डिमोशन। प्रमोशन में ऊपर भेज दिया जाए और डिमोशन का मतलब अपने पद से नीचे वाले पद पे भेज दिया जाए। तो ये अधिकार सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों के पास होता है, सीनियर ऑफिसर के पास होता है। और वो सीनियर ऑफिसर कौन कौन है, आइए हम देखते हैं। तो पहला चीज तो दो चीजों के वो अधीन रहेंगे, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दो चीजों के अधीनस्थ रहेंगे, मतलब दो चीज को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। पहला, संविधान का अनुच्छेद 311, 311 में जो लोक सेवा आयोग के तहत नियुक्तियां होती हैं, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग से, चाहे केंद्र, मतलब वो यूपीएससी वाला जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा जो नियुक्तियां होती हैं, उनके बारे में अगर डिसमिस वगैरह किया जाना है, सस्पेंड वगैरह किया जाना है,
तो ये इसके नियम लागू होते हैं, 311 के अधीन के नियम लागू होते हैं। बाकी राज्य सरकार जो नियम बनाती है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन 2 नियमों के अधीन रहते हुए संविधान के अनुच्छेद 311 और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कौन-कौन अब सीनियर अधिकारी हैं? पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, उप पुलिस महानिदेशक एडीजीपी, सहायक पुलिस महानिदेशक और जिला अधीक्षकगण यानी एसपी। ये लोग किसी भी समय किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित या अवनत कर सकेंगे। मतलब पद से हटा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या डिमोशन कर सकेंगे, जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या अपेक्षावान पाए, शिथिल या कमजोर पाए जाते हैं कि अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं कि वो हर जगह पे अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं और जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाएं, जिन्हें लग रहा है कि वो अयोग्य समझे, ये उपेक्षावान शब्द होना चाहिए। और जो अयोग्य हैं अपने पद के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं या अधीनस्थ पंक्ति के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन कर रहा है, जो उपेक्षा बरत रहा है अपने कार्य को करने में, कोई ऐसा पुलिस अधिकारी है इन लोगों से अधीनस्थ जो है या जो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है, खुद को जानबूझकर अयोग्य कर लिया है, निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दंड दिया जा सकेगा। अब यहाँ पे क्या-क्या दिया गया है? कई सारे दंड दिए गए हैं जिसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 1 मास का वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना। मतलब उसके सैलरी का 1 महीने जितना सैलरी है उतना तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। 20,000 सैलरी है तो 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। और बाकी भी इसमें पनिशमेंट दिए गए हैं तो 1 महीने लिख लिया, दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, ज़्यादा पहरे का टाइम दे दिया जाए, अतिश्रम ज़्यादा काम कराया जाए, अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध रोक दिया जाए, परिरोध कर दिया जाए उसको, अतिरिक्त पहरा करने के लिए रोक दिया जाए या कुछ दंड रूप ड्रिल करा दिया जाए या अतिश्रम करा दिया जाए। ये मतलब कई सारे काम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था, ये वाला इम्पोर्टेंट था, तो उसको हम ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। अब इसमें कुछ केस हैं। एक यूपी राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह के मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया कि धारा 7 में दंड की कार्यवाही करने से पहले न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे जो पुलिस का पावर दिया गया पुलिस अधिकारियों का, उसके लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत केस करना जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट अपने इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। राजेश्वर प्रसाद बनाम पुलिस महानिरीक्षक के मामले में न्यायालय ने कहा कि धारा 7 की कार्यवाही विभागीय कार्यवाही है, इसका मजिस्ट्रेट द्वारा जांच आवश्यक नहीं है। तो वही चीज अभी जैसा कि मैंने बोला कि न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है, इसलिए इसी तरह मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना भी आवश्यक नहीं होता है। इस धारा के अगर कोई कार्यवाही की जा रही है, अगर किसी पुलिस अधिकारी को अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को डिसमिस किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है या डिमोशन किया जा रहा है, तो उसकी कार्यवाही को, क्योंकि वो विभागीय कार्यवाही, उस डिपार्टमेंटल कार्यवाही है, अतः ये मजिस्ट्रेट की जांच यहाँ पे आवश्यक नहीं होती है। और धारा 7 में दांडिक कार्यवाही हेतु यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें आरोप पत्र दिया जाए एवं उनके द्वारा आरोप पत्र का उत्तर देने के बाद ही दंडित किया जाए। मतलब उन्हें बताया जाए कि आपके ऊपर क्या-क्या आरोप और क्यों लगाया गया है, और उत्तर देने के बाद आप उत्तर दीजिए, तभी हम दंडित करेंगे। ये सब काम जरूरी नहीं है यहाँ पे। आरोप पत्र दिया जाना जरूरी ही नहीं है, डायरेक्ट उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, डिमोशन किया जा सकता है या अपने पद से हटाया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। तो ये हमारा धारा 7 हो जाता है। धारा 8 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र के बारे में बात करता है। ये धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर, अब यहाँ पे जो धारा 4 के बारे में बात करता है तो पुलिस महानिदेशक आ जाता है और उसके अलावा कुछ जैसे उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक, ये 2-4 अधिकारी आ जाते हैं। उनको उनके अलावा जिन किसी की पुलिस बल में नियुक्ति होती है उनको कौन सर्टिफिकेट देगा? तो बस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देता है? तो वही पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जो होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या ऐसे अन्य अधिकारी की जिसे महानिदेशक ये खुद नियुक्त कर दे, जिसे उसके पास वो क्या करेगा, एक मुद्रांकित एक प्रमाण पत्र, ऐसे पुलिस बल में जो नियुक्ति होते हैं वो पुलिस इनके द्वारा क्या मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तिकृत या विशेषाधिकार नियुक्त होंगे। मतलब इन लोगों के पास में जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है, ये प्रमाण पत्र मिलता है, ये तुरंत पुलिस अधिकारी बन जाएंगे, यानी उनकी शक्ति, कार्य और विशेषाधिकार उनके अंदर आ जाएगा पुलिस का। लेकिन किसका
सर्टिफिकेट होगा डीजीपी का, या डीजीपी किसी को नियुक्त करे उनके द्वारा मुद्रांकित या हस्ताक्षरित सारा एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बाद में आप पुलिस अधिकारी बन जाते हैं। तो डीजीपी को, आईजी को, डीआईजी को और एडीजीपी भी आता है इसके अंतर्गत, को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे बाकी लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा, और यहाँ डीजीपी तो खुद ही देता है प्रमाण पत्र, तो इस वजह से। और जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रह गया, आपको प्रमाण पत्र मिला है, आपका नाम ए है, आपको प्रमाण पत्र मिला है और आप पुलिस अधिकारी हो, अभी नियुक्ति हुई है। अब मान लो किसी कारणवश आप पुलिस अधिकारी नहीं रह गए, जॉब से हटा दिया गया, तो ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा, मतलब प्रमाण पत्र की कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी। और उसके अधिकारी ना रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संरक्षित अधिकारी को तुरंत अभ्यर्थित कर दिया जाए, यानी वो सरेंडर कर दिया जाएगा। उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट होगा वो सरेंडर कर दिया जाए। जो अधिकारी होगा इसके लिए नियुक्त किया जाता है कि किसके पास किया जाएगा वो बताया जाएगा, और उसके पास सरेंडर नहीं किया जाता है तो 200 रुपए तक का जुर्माना या 6 मास सश्रम या श्रम रहित कारावास। तो 200 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने दंड या दोनों दिया जा सकता है इसको, अगर सर्टिफिकेट नहीं लौटाता है तो पुलिस अधिकारी न रहने के बाद। फिर धारा 8A आता है। तो उसी तरह से जैसे इन लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही जो सिविल एविएशन पर्सनल हैं, नागरिक उड्डयन कार्मिक जो हैं, जो धारा 2A के तहत पुलिस बल समझे जाएंगे, उनको भी प्रमाण पत्र मिलेगा उनके महानिदेशक के द्वारा, नागरिक उड्डयन द्वारा। महानिदेशक नागरिक उड्डयन उस डिपार्टमेंट का जो सिविल एविएशन का जो डायरेक्टर जनरल है उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर धारा 9 कहता है पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। तो जब तक जिला अधीक्षक या प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, तो यहाँ पे जिला अधीक्षक ध्यान रखेंगे आप, प्राधिकृत अन्य किसी को अथॉरिटी दे दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जनरली एसपी अभिव्यक्तता अनुज्ञा ना दे दे, यानी कि परमिशन ना दे दे अपना, ठीक है, अव्यक्त रूप से परमिशन ना दे दे, अनुज्ञा ना दे दे वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि जब तक ये अनुज्ञा नहीं देगा तब तक आप अपने पद से नहीं हट सकते हैं, आप अपने पद का त्याग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पद त्याग करना है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने की आशय की लिखित सूचना 2 मास के अन्यून अवधि का देना पड़ेगा। आप जब जॉब छोड़ना चाहते हो पुलिस का, तो 2 महीने पहले आपको 2 माह पहले एक सूचना देना पड़ता है। किसको? अपने सीनियर अधिकारी को 2 माह की सूचना देनी पड़ती है, 2 माह पहले ही, कि मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूँ, पुलिस अधिकारी के पद को त्यागना चाहता हूँ। और उसके बाद भी 2 माह की जब सूचना देते हो तो उसको परमिट कौन करेगा कि आप अपने पद को छोड़ सकते हैं? वो है एसपी। तो एसपी के परमिशन से ही, अनुज्ञा से ही आप अपने पद को त्याग कर सकते हैं। उसमें भी आपको 2 महीने पहले का नोटिस पीरियड होता है, उसको नोटिस भेजना पड़ता है कि आप नोटिस भेजेंगे। उसके बाद अगर एसपी का परमिशन मिल जाता है तो आप अपने पद का त्याग कर सकते हैं। धारा 9। धारा 10 हो गया पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। आप पुलिस के पद पे हैं तो किसी अन्य जॉब को नहीं कर सकते हैं। तो जब तक महानिदेशक ऐसा करने के लिए अव्यक्तता उसे लिखित रूप से अनुज्ञा ना दे दे, तो डीजीपी खुद अगर परमिशन दे दे लिखित रूप से, तभी आप कोई अन्य जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन आने वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जनरल चीज है। डीजीपी का परमिशन मिल जाता है तो आप जाइए कर लीजिए। तो ये धारा 10 है। धारा 11 नहीं जरूरी है। धारा 12 महानिदेशक की नियम बनाने की शक्ति। तो अब पुलिस बल के संगठन के लिए, वर्गीकरण के लिए, बल की शक्ति के लिए, तैनाती, वितरण आदि के लिए, पुलिस बल की विशिष्ट सेवाओं हेतु, हथियारों के लिए, साज सज्जा के लिए, अन्य आवश्यकताओं हेतु, गोपनीय बातों के लिए, गोपनीय सूचनाओं के लिए आदि के बारे में पुलिस बल के कर्तव्यों को निवारणार्थ नियम बना सकेगा। तो पुलिस बल के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? बस इंपॉर्टेंट इतना है कि पुलिस महानिदेशक के पास है, डीजीपी के पास में है सारा नियम बनाने की शक्ति। पुलिस के कर्तव्यों के निवारण के लिए सारा नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? डीजीपी के पास है। धारा 12 का सिर्फ एक पॉइंट, डीजीपी। धारा 13 क्या कहता है? व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। देखो कभी कभी क्या होता है, हाँ, तो यह धारा क्या कहता है? यह धारा पुलिस महानिदेशक या किसी उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक या जिला पुलिस अधीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य निर्देशन के अधीन यह अधिकार देता। अब ध्यान देना कि कभी कभी किसी जगह पे आप देखो, कभी कभी कोई जुलूस निकलता है, या जुलूस छोड़ दो, तो अगर कोई समारोह हो रहा है तो वहां पे आपको जरूरत है किस चीज का? पुलिस का जरूरत है। कोई बड़ा समारोह हो रहा, आप बुला रहे हो किसी को, बहुत बड़े हीरो वगैरह को बुला रहे हो, तो वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको जरूरी लगता है, तो आपको पुलिस चाहिए वहां पे। तो आपको पुलिस चाहिए तब क्या करोगे? आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर जो इसकी आवश्यकता को दर्शाता हो,
आप आवश्यकता दिखाओ कि यहाँ पे आवश्यकता है पुलिस की, कि सामान्य पुलिस जिले के भीतर किसी भी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे गए समय तक, जब तक जरूरी हो तब तक, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सके। ध्यान देना, कौन नियुक्ति करेगा? अब ध्यान देना, पुलिस महानिदेशक या किसी उप महानिदेशक या सहायक, तो ये डीजीपी समझ लो, डीजीपी, बाकी एडीजीपी वगैरह हो जाते हैं, डीजीपी के नीचे वाले, और साथ ही साथ प्लस एसपी भी है यहाँ पे। तो ये बाकी लोगों को छोड़ दो, दो चीजें याद रख सकते हो। कौन कौन? दो चीजें यहाँ पे, पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक। तो डीजीपी और एसपी को याद रख सकते हो, को जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य निर्देशन के अधीन, तो यानी जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन के अधीन, जो जैसा डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन के अधीन रहते हुए, कौन? डीजीपी या पुलिस अधीक्षक, ये दोनों अगर कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो जिला मजिस्ट्रेट जैसा डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन के अधीन रहते हुए क्या कर सकते हैं? पुलिस बल की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नियुक्त किया गया पुलिस बल पूर्णतः जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा। तो यहाँ पे उस जगह पे जो पुलिस बल नियुक्त हुई उस समारोह में, वो एसपी के आदेशों के अधीन होगी, यानी एसपी के ऑर्डर को फॉलो करेगी, आदेशों को फॉलो करेगी। यहाँ पे नियुक्त कौन कर सकता है? डीजीपी कर सकता है या एसपी कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन में किसके रहेंगे? जिला मजिस्ट्रेट जैसा डायरेक्शन देगा उस हिसाब से डीजीपी या एसपी यहाँ पे पुलिस बल की नियुक्ति कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये लोग जो पुलिस बल नियुक्त किए जाएंगे वो एसपी के आदेश के अधीन होंगे, जैसा एसपी कहेगा वैसा। अच्छा, तो ये पुलिस वाले जो तैनात हुए हैं उसका पैसा कौन देगा? आपने अपने समारोह में बुलाया है पुलिस को, जरूरत पड़ा, किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाए हो, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपने मंगाया है पुलिस, तो अब क्या पैसा कौन देगा? तो आप ही, जिसने आवेदन दिया, पूरा खर्च आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये जो अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है पुलिस यहाँ पे डीजीपी या एसपी के द्वारा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो आप उस खर्चे को उठाओगे, मतलब जो बुलाया है उसको किसी जगह पे, समारोह के लिए तो अलग चीज हो गया, यहाँ पे नॉर्मल किसी काम के लिए, किसी चीज में जरूरी पड़ गया है, या आपको कभी कभी डर हो जाता है कि ऐसा स्थिति है, वैसा स्थिति है, कुछ हो सकता है, वैसा स्थिति है, तो यहाँ पे ये चीजें हो सकती है। और उपरोक्त नियोजन की समाप्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति एसपी या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को 1 माह पूर्व लिखित सूचना दे सकते हैं। नियोजन की समाप्ति के लिए मतलब इनको हटाना है, इस पुलिस बल की जो नियुक्ति की गई थी उस जगह पे, उसको हटाना है तो 1 माह पहले की सूचना देनी पड़ती है, लिखित सूचना दिया जाएगा, तो उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी कौन देगा ये जरूरी है, सैलरी जो आवेदन किया है वो देगा। कौन नियुक्त कर सकता है? तो डीजीपी प्लस एसपी नियुक्त कर सकता है। किसके आदेशों के अधीन होंगे? तो एसपी के आदेशों के अधीन होंगे। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला पुलिस अधीक्षक जिसे कहते हैं, पुलिस अधीक्षक जिसे कहते हैं। फिर आता है धारा 14 के अधीन, रेल एवं अन्य लोक कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। कभी कभी इन सब जगहों पे जरूरत हो कि कोई रेल बन रहा हो, नहर या अन्य लोक कर्म, पब्लिक से रिलेटेड कुछ भी ऐसा चीज बन रहा हो, विनिर्माणशाला कोई बन रहा हो, वाणिज्यिक समुत्थान देश के किसी भाग में चलाया जाए या क्रियाशील हो, चल रहा हो या क्रियाशील हो, वहां पे अगर बहुत आवश्यकता प्रतीत होती है कि इसको डीजीपी को आवश्यक प्रतीत होता है तो राज्य सरकार की सहमति से अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जा सकती है। और खर्चा जिसका वो संस्थान है, मतलब जो संस्था रेल का है रेल उठाएगी, नहर वाला जिसका बन रहा है तो नहर वाला डिपार्टमेंट, या जो जिस किसी का भी है ऐसा संस्था, उस संस्था के लोगों के द्वारा वहन किया जाएगा, उस संस्था के उस कंपनी या जो भी है उसके द्वारा ये वहन किया जाएगा। तो यहाँ पे डीजीपी करेगा, लेकिन किसकी सहमति से? राज्य सरकार अगर अपनी सहमति देती है तभी यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये डीजीपी डायरेक्ट यहाँ पे करता है। कोई रहल कह रहा हूँ, रेल, नहर, अन्य लोक कर्म, विनिर्माणशाला या वाणिज्यिक समुत्थान कहीं पे चल रहा हो, क्रियाशील हो, तो डीजीपी को अगर लगता है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है तो राज्य सरकार की सहमति से पुलिस बल की नियुक्ति की जा सकती है। और खर्चा वहां के लोग, मतलब जिसका है वो जो कंपनी है या जो कुछ भी है जिसका है वो वहन करेगा खर्चा। फिर आता है धारा 15, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। अब जहां पे शांति व्यवस्था भंग हो रखी है उस जगह की बात होगी, तो राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली घोषणा द्वारा यह घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षुब्ध क्षेत्र या संकटपूर्ण अवस्था में पाया गया। मतलब कभी कभी लोक शांति भंग हो रखी हो किसी क्षेत्र की, तो राज्य सरकार ये घोषणा करती है कि वो एरिया जो है विक्षुब्ध है या संकटपूर्ण अवस्था में है, या ऐसे क्षेत्र के निवासी
या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण से यह समीचीन हो गया है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, या लग रहा उस एरिया के लोगों का व्यवहार ऐसा हो गया है, आचरण ऐसा हो गया है कि वहां की पुलिस की संख्या बढ़ाई जानी जरूरी लग रही है सरकार को, और सरकार ने घोषणा कर दिया कि ये क्षेत्र जो है विक्षुब्ध या संकटपूर्ण है। तो अब देखो, तद तदुपरांत मतलब उसके उपरांत जब ये घोषणा कर दिया गया या राज्य सरकार द्वारा पाया गया है कि ऐसे जगह पे पुलिस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तब विक्षुब्ध क्षेत्र है, संकटपूर्ण क्षेत्र है, वहां पे क्या किया जाएगा, तो फिर आएगा डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी या कोई अन्य ऑथराइज पर्सन, राज्य सरकार द्वारा ऑथराइज किया गया हो, के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथा पूर्वोक्त घोषणा में, ये जो घोषणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जो क्षेत्र है विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में रखे जाने के लिए उस नियत सामान्य मतलब उसके लिए जरूरी नियत सामान्य संख्या के अतिरिक्त, जो सामान्य संख्या में पुलिस बल होते हैं वहां पे हैं सामान्य संख्या के पुलिस बल, उससे अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियुक्त करे। तो यहाँ पे भी डीजीपी ब्रैकेट में राज्य सरकार की मंजूरी से, राज्य सरकार की सहमति से नियुक्त कर सकता है। और खर्चा कौन उठाएगा? ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा, जहां पे उन पुलिस को नियुक्त किया गया है उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वो खर्चा वहन किया जाएगा, उठाया जाएगा। तो ये हो गया धारा 15 हमारा। यहाँ भी डीजीपी करेगा राज्य सरकार की सहमति से। धारा 15। धारा 15 ए, निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना। मतलब अगर मान लो जो संकटपूर्ण या विक्षुब्ध एरिया है, वहां के लोगों के द्वारा किसी को कुछ नुकसान हो जाता है, किसी को किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को घोर उपायती हो जाता है, किसी के संपत्ति को हानि हो जाता है या नुकसान पहुंचता है, तो उसके बारे में यहाँ पे धारा 15 ये कहता है कंपनसेशन के बारे में बात। ये जो संकटपूर्ण वाली स्थिति आ गई है, वहां पे कुछ लोग मिलकर किसी को मार दें, घोर उपायती कर दें, ऐसी स्थिति हो जाती है, तब उनको कंपनसेशन दिया जाएगा जिनके साथ में गलत हुआ है। तो धारा 15 वाले क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण कोई मृत्यु, घोर उपैती या संपत्ति का हानि या नुकसान हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो यह दावा करता है कि उसे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ी है, अगर वो व्यक्ति दावा करता है तो 3 महीने के अंदर उसे क्षति की तारीख से 3 महीने के अंदर मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करना होगा। ध्यान देना, मजिस्ट्रेट के लिए, मजिस्ट्रेट से कंपनसेशन के लिए उसे आवेदन करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर। 3 माह के अंदर उसे मजिस्ट्रेट से कंपनसेशन के लिए आवेदन करना होगा। और वो डिसाइड कौन करेगा कंपनसेशन की राशि? प्रतिकर की राशि का निर्धारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, डीएम करता है, जिला मजिस्ट्रेट करता है, ये कितना कंपनसेशन उसे दिया जाना है। तो जिसके साथ ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है उस एरिया में, वो 3 महीने के अंदर, जिस दिन गड़बड़ हुआ उस दिन से 3 महीने के अंदर कंपनसेशन के लिए आवेदन कर देगा। और वो आवेदन करने पे कंपनसेशन को डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डीएम अगर डिसाइड कर दिया तो क्या उसके विरुद्ध, आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं? अगर डीएम कंपनसेशन की राशि दे दिया या मना कर दिया तो उसके विरुद्ध आपको अपील जाना है, तो उस खंड के, उस मंडल के, जो आप मंडल का जानते हो, आयुक्त कमिश्नर के पास या फिर राज्य सरकार के पास में आप अपील कर सकते हो। यही 2 जगह पे अपील किया जा सकता है, अदरवाइज कहीं और नहीं। और ऐसी किसी क्षति के लिए जिसके लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णित हुआ है, कोई सिविल वाद नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कंपनसेशन की राशि दे दिया गया है ऐसी किसी क्षति के लिए जिसके लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर दे दिया गया, कंपनसेशन दिया गया है, तो उसमें कोई सिविल केस नहीं चलेगा कि जाके हम सिविल केस में चैलेंज कर दें, सिविल मामले में चैलेंज कर दिया जाए कि ये कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा है वैसा है। अगर मजिस्ट्रेट ने कह दिया तो इसका अपील आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई सिविल केस नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या जरूरी है? 3 मास में एप्लीकेशन आपको देना होगा, डिसाइड कौन करेगा? डीएम करेगा। अपील कहाँ पे होगा? कमिश्नर या राज्य सरकार के पास होगा, और सिविल केस इसके अगेंस्ट में नहीं चलेगा। ये चीज यहाँ पे बता दिया गया। अब इन धाराओं में अगर हम देखें, धारा 13, 14 और 15A, 15 और 15A, 13 में जिसने आप पुलिस बल बुलवाया अपने एरिया में, खर्चा उसे देना था, तो खर्चा उसका। और 14 में रेल, अन्य लोक कर्म वगैरह में अगर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण एरिया में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है तो उस क्षेत्र के निवासियों से। और इस धारा 15A में कंपनसेशन कौन वसूलेगा? तो धारा 16 बताता है, 13, 14, 15, 15A में देय धन की वसूली कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। फिर इसके बाद आता है धारा 17।
पुलिस विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में। जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है, कोई विधि विरुद्ध जमाव हुआ है, बलवा हुआ है या शांति भंग हो रखी है, या युक्तियुक्त रूप से लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है और शांति के लिए पुलिस बल की आवश्यकता है, तब इंस्पेक्टर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा, ध्यान देना, इंस्पेक्टर की पंक्ति से अनिम्न मतलब उसके पंक्ति से नीचे का ना हो, यानी इंस्पेक्टर हो सकता है या उससे ऊपर का कोई पद का अधिकारी हो सकता है, उसके उसके द्वारा, यानी कि ये आवेदन किया जाएगा किससे, निकटतम मजिस्ट्रेट से आवेदन करेगा कि आसपास के इतने निवासी, ध्यान देना, अर्थात वहीं के निवासी ही नियुक्त किए जाएंगे, ये चीज ध्यान देना, जितनी पुलिस अपेक्षा करे ऐसे समय के लिए और ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा कि वह समझे, जितने समय के लिए, जितने एरिया में चाहिए, विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया जाए, तो डीएम ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। वहीं के जो निवासी होंगे उस एरिया के, उन्हीं में से किसी को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना के नियुक्त कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। जितने एरिया में कहेगा वो निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी जो इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का पद का कोई व्यक्ति है जो आवेदन किया है मजिस्ट्रेट से, जितने एरिया में कहा है उस एरिया में जितने समय के लिए कहा उतने समय के लिए, अगर डीएम को ठीक लगता है तो निवासियों को, वहीं के निवासियों को ही स्पेशल पुलिस अधिकारी बना के नियुक्त कर दिया जाएगा। ये धारा 16 हो गया। और धारा 18 कहता है कि ये जो विशेष पुलिस अधिकारी होंगे उनकी शक्तियां पुलिस अधिकारियों के समान ही रहेगा उतने समय के लिए जितने समय के लिए नियुक्त किए गए हैं। नॉर्मल पुलिस अधिकारी के पास जो शक्ति होती है वही शक्ति इनके पास होगी। अगर यही धारा 19 कहता है कि ये विशेष पुलिस अधिकारी बिना पर्याप्त कारण से इस सेवा से इनकार कर देते हैं, इनकी जो नियुक्ति की गई है इस सेवा करने से इनकार कर दें, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि अगर पाया जाता है कि हाँ सच में जानबूझकर इनकार किया था, तो 50 रुपए तक के जुर्माने से इन्हें दंडित किया जा सकता है। ये जो स्पेशल पुलिस अधिकारी बनाए गए ये अपने कार्य को करने से इनकार कर देते हैं, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पाई जाती है कि हाँ सच में जानबूझकर इनकार किया गया था, तो 50 रुपए तक का इन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। ग्राम पुलिस अधिकारी, विलेज पुलिस ऑफिसर, धारा 21, धारा 19 के बाद 21। इस अधिनियम की कोई बात किसी अनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों के रूप में भर्ती नहीं किया जाता। तो कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम पुलिस अधिकारी है तो उस पर यह एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर उसे पुलिस अधिकारियों के रूप में भर्ती कर दिया जाता है तब वो इस एक्ट के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में, जब तक उसका भर्ती नहीं किया जाता है तब तक ये एक्ट उसके ऊपर लागू नहीं होता है। ये एक्ट उसके ऊपर कहीं भी उसको कहीं से प्रभावित नहीं करेगी। अगर उसकी नियुक्ति इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में किया गया, ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, तभी ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा। अदरवाइज ग्राम पुलिस अधिकारी के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता है। धारा 21। अब आते हैं धारा 22। पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे, मतलब अपने कर्तव्य पे सदैव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी सोया हुआ है तो ड्यूटी पर नहीं है, ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। ये पुलिस अधिकारी सदैव हमेशा कर्तव्य पे अपने होंगे, अपने ऑन ड्यूटी होंगे, और जिले के किसी भी भाग में उन्हें नियोजित किया जा सकता है। जिले के अधीन, जिले में कहीं भी, अब जिला डिपेंड करता है कि किस हिसाब से लिया जा रहा है, और पूरा राज्य भी हो सकता है उसके अंतर्गत। तो कहीं भी उनका नियोजन यानी उनको अपॉइंट किया जा सकता है। एंटोनियो रोड्रिग्स बनाम पुलिस महानिरीक्षक 1978 के वाद में अवधारित किया गया कि जहां कोई पुलिस अधिकारी अवकाश पर था या वह अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित था और यदि वह इस दौरान कोई कार्य संपादित करता है तो यह पुलिस बल के कर्तव्यों का उल्लंघन माना जाएगा। हाँ, अवकाश पर गया हुआ है तब वो ड्यूटी पर नहीं माना जाएगा। अदरवाइज अवकाश पर नहीं है तो 24 घंटा वो ऑन ड्यूटी माना जाता है। या अपने कर्तव्य पे अनुपस्थित था, या अनुपस्थित था मतलब छुट्टी ले रखा था, उस दिन अवकाश पर था या अनुपस्थित था, आया ही नहीं था अपने ड्यूटी पर, उस दौरान अगर कोई कार्य करता है तो कर्तव्य का उल्लंघन माना जाएगा। अदरवाइज वो 24 आवर्स ऑन ड्यूटी होता है। बस इतना चीज है, ठीक है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल या कॉलेज गए आप, और जिस दिन अब्सेंट थे उस दिन अगर कॉलेज का कोई काम कर दिया तो वो गड़बड़ की स्थिति में आ जाती है वहां पे कॉलेज की चीज। तो या अवकाश पर छुट्टी पर थे या छुट्टी लीव ले रखा है या जानबूझकर अब्सेंट हो गए, तो उस दिन अगर कोई काम वहां पे कर देता है तो गड़बड़ की स्थिति होती है। तो लेकिन यहाँ पुलिस बल के लिए बाकी अदर अदर डे में आप 24 घंटा कॉलेज के स्टूडेंट माने जाओगे, लेकिन उस दिन अगर आप जानबूझ के गायब हो और छुट्टी ले रखे हो या फिर, तो वहां पे आप नहीं माने जाओगे कि आप उस दिन स्टूडेंट थे, नहीं माना जाएगा। खैर, धारा 23 कहता है पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य क्या होगा। तो यहाँ पे ढेर सारे कर्तव्य, मतलब नॉर्मल सबसे इजी लैंग्वेज में जो मैं निकाल पाया, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स क्या था, आदेशों का पालन करें, अपने सीनियर अधिकारियों के आदेशों का पालन करें और अपराध को रोकने का प्रयास करें, अपराध को निवारित करने का प्रयास करें, अपराध का निवारण करना, अपराध को रोकना।
पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य हो जाता है। धारा 25 क्या कहता है? पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति, यानी यहाँ पे बिना दावे वाली संपत्ति अगर मैं बात करूं तो धारा 1 में हमने देखा था इंटरप्रिटेशन वाली क्लॉज में संपत्ति कौन-कौन सी संपत्ति यहाँ पे होगी? जंगम संपत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति, यही 3 संपत्ति इसमें हो सकती है। अचल संपत्ति की चर्चा नहीं होगी। तो यही अचल संपत्ति के बारे में चर्चा नहीं होगी, तो यहाँ से निकलता है। इस धारा में कहा गया बिना दावे वाली संपत्ति, तो संपत्ति का तात्पर्य चल संपत्ति ही होगा, को अपने भार साधन में ले सकेंगे। कौन? पुलिस अधिकारी। कोई प्रॉपर्टी कहीं पे कोई सामान गिरा हो, चल संपत्ति की बात हो रही है, तो अगर कोई सामान पड़ा हुआ हो जिस पर किसी का दावा ना हो, तो पुलिस अधिकारी अपने अधीन ले लेगा उसको, और उसकी तालिका, उसका एक सारडी वगैरह बनाएगा कि क्या क्या ऐसी चीजें मिली, वो डीएम को दे देगा, और उसका वहन डीएम के आदेशों के अधीन होगा, मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होगा। मजिस्ट्रेट जैसा कहेगा उसका वहन, मतलब उसका उपयोग उस तरीके से किया जाएगा। तो अगर कोई बिना दावे वाली संपत्ति है, कौन सी चल संपत्ति है, तो उस पर कब्जा लेकर पुलिस अधिकारी उसका सारडी वगैरह, तालिका वगैरह डीएम को दे देगा, और डीएम जैसा कहेगा उसका वहन, मतलब उसको डिस्पोज उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। धारा 26 कहता है उपरोक्त संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट अपनी अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा, अपने कस्टडी में ले लेगा मजिस्ट्रेट, और उद्घोषणा निकाल सकेगा। हाँ, मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होगा, तो मजिस्ट्रेट 26 में आदेश देगा। पहले तो कस्टडी में लेगा, अपने पुलिस अधिकारी से ले लेगा कस्टडी में, और साथ ही साथ एक उद्घोषणा करेगा कि ये संपत्ति हमने प्राप्त की है, और इस पर किसी का दावा हो, हक रखने वाला कोई व्यक्ति हो, तो 6 महीने के अंदर उपस्थित होकर अपना दावा पेश करे। किसी की अगर वो प्रॉपर्टी, कोई चल संपत्ति मिली, बाइक मिल गई कहीं रास्ते में पड़ी हुई है, तो पुलिस क्या करी? अपने भार साधन में ले लेगी, कब्जे में ले लेगी, और उसके बाद वो उसकी सारडी वगैरह, टेबल वगैरह बना के जितना भी सामान मिला उसका लिस्ट बना के डीएम को भेज देगी। डीएम उस पर अपने कस्टडी में मंगवा लेगा, और उसके बाद एक उद्घोषणा निकलवाएगा, डिक्लेरेशन निकलवाएगा कि जिसका भी ये बाइक मिला है हमें, और उस बाइक पर जिसका भी कब्जा है, यानी जिसका भी बाइक है, वो जिसका भी ओनरशिप है उस पर, वो 6 महीने के भीतर आकर अपना दावा पेश करे, अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह को दिखाए, तो फिर उसको दे दिया जाएगा। तो ये धारा 26 उसके बारे में बात करता है। धारा 27 कहता है अगर कोई उपस्थित ही नहीं हुआ, कोई दावा नहीं किया 6 महीने में, तो क्या करेगा? संपत्ति को बेचकर डीएम क्या करेगा? संपत्ति को बेच देगा, और जो पैसा आएगा राजकोष में जमा करा दिया जाएगा। धारा 29 आता है कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए शास्ति। कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी पेनल्टी लगाया जाएगा नेग्लिजेंस के लिए, जब ड्यूटी में लापरवाही कर रहा हो, आदेश का उल्लंघन कर रहा हो, बिना अनुमति के अनुपस्थित हो रहा हो, कायरता या हिरासत में हिंसा करने वाला हो, मतलब क्या कर रहा हो कि जो हिरासत में लोग हैं उनके साथ में हिंसा कर रहा हो, वाल ऐसा कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा अगर दोष सिद्ध पाया जाता है, मतलब ये चीज सच में किया है, मजिस्ट्रेट जांच करेगा, मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर इसका पनिशमेंट 3 महीने के वेतन के जुर्माना, यानी 3 महीने का उसका जो सैलरी है वो काट लिया जाएगा जुर्माने के रूप में, और 3 महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यानी 3 महीने का सैलरी उसका जो होगा 20,000 सैलरी होगा, 20,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 60,000 रुपए तक का सैलरी, जो मन करे उतना सजा लगा, कारावास मतलब इतना लगा सकता है मजिस्ट्रेट, 60,000 रुपए का जुर्माना, और साथ ही साथ या फिर 3 महीने का कारावास या दोनों ही। 3 महीने का उसका सैलरी, या 3 महीने का कारावास, या दोनों। भगत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1960 के मामले में पुलिस कांस्टेबल से उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का परीक्षण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एंट्री हो गया है यहाँ पे, कि अगर पुलिस से उच्च श्रेणी, पुलिस कांस्टेबल बहुत नीचे श्रेणी का अधिकारी है, अगर उसके अन्य पुलिस कांस्टेबल से अन्य, मतलब उससे ऊपर के जो अधिकारी, उनके द्वारा अगर इस धारा के अधीन अपराध किया जाता है, तो उनका जांच कौन करेगा? तो ये जो मजिस्ट्रेट शब्द दिया गया है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा। महेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में 1956 के मामले में धारा 29 के अंतर्गत दंड के लिए न्यायिक परीक्षण का अंत दोष सिद्धि या और दंड में होता है। न्यायिक परीक्षण का अंत दोष सिद्धि या और दंड के रूप में होता है। मतलब अंतर्गत दंड के लिए न्यायिक परीक्षण का अंत होता है, मतलब न्यायिक परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है जांच और न्यायिक परीक्षण होगा और उसी का अंत दोष सिद्धि और दंड के रूप में होता है। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। बस ये ध्यान रख सकते हो कि आप ये केस जो है इस धारा के अधीन में था और ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। और एक स्टेट ऑफ यूपी बनाम हरिश्चंद्र के मामले में, हरिश्चंद्र सिंह के मामले में धारा 29 के प्रावधान दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का अपवर्जन नहीं करते हैं। अगर दोषी व्यक्ति है इस धारा के अधीन, तो ये यहाँ पे यानी कि मजिस्ट्रेट जो होगा, हर जगह पे ये बता दिया गया कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा और जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तहत दोषी तो पाया ही जाएगा और दोष सिद्धि की जाएगी, साथ ही साथ उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी, डिपार्टमेंटल कार्यवाही भी की जाएगी। ये केस आपको याद आ रहा है स्टेट ऑफ यूपी बनाम हरिश्चंद्र सिंह। तो अगर हम देखें तो उनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्यवाही करने के बारे में ऊपर एक केस हमने जो पढ़ा था, उसी केस को यहाँ से फिर से हम देख सकते हैं, यहाँ पे था।
यही यूपी राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह के मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया धारा 7 में दंड की कार्यवाही करने से पहले न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होता है। यही केस वहां पर भी है, लेकिन कुछ अन्य रूप में है, उसका रूप स्वरूप अलग है। यहाँ पे विभागीय कार्यवाही का अपवर्जन नहीं करता, मतलब इसमें आपको पनिशमेंट दे दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायिक जांच कर लिया गया, उसके अलावा भी विभाग आपके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। धारा 30 कहता है लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन तथा उसके लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस देना। अनुज्ञप्ति का मतलब रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम, मतलब इनका लाइसेंस भी दिया जाना। लोक जमाओ, कहीं पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, जुलूस के लिए को विनियमन करना, रेगुलेट करना और उसके लिए लाइसेंस देना, ये किसके पास अधिकार होगा? तो पुलिस का जिला अधीक्षक, पुलिस का, हाँ ठीक है, एसपी या एएसपी, एसपी को ही ध्यान में रखो, उसके साथ में बाकी उसके जो मतलब उसके उप वाले होते हैं, सहायक वाले होते हैं, वो ऑटोमेटिक आप ले लिया करो। तो एसपी लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में सब जमाओं और जुलूसों के आचरण के अवसर पर नियंत्रित कर सकेंगे। पुलिस को कौन नियंत्रित कर सकेगा? एसपी कर सकेगा, नियंत्रित कर सकेगा। किन अवसरों पर? कोई लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में जब जमाव हो रहा हो, जुलूस हो रहा हो, तो ऐसे आचरणों को नियंत्रित कर सकता है। जैसे जिस मार्ग से जुलूस निकलेगा उसे तय करना कि किस रास्ते से। देखते होगे आप, नवरात्रि वगैरह में परमिशन लेना पड़ता है, या कोई जुलूस निकलता है तो उस रास्ते का परमिशन होता है, वहां पे संगीत की मात्रा कितनी होगी, किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो कौन मॉनिटर करेगा, वो कौन रेगुलेट करेगा? एसपी रेगुलेट करेगा। तो एसपी से ही परमिशन वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो ये एसपी सारा चीज, लाइसेंस वगैरह कौन देता है? एसपी से लिया जाता है। जुलूस वगैरह निकाला जाना होता है तो लाइसेंस लिया जाता है एसपी के थ्रू। जिला अधीक्षक जो होता है, जिला पुलिस अधीक्षक कह लो या जिला अधीक्षक कह लो, उसी वही रेगुलेट करता है इस सारी चीजों को। तो धारा 30 में एसपी आ जाता है। एसपी का रोल है लाइसेंस वगैरह देने में। जुलूस और लोक जमाव वाला, भीड़ वाला कोई काम हो रहा है वहां पे, या जुलूस वगैरह हो रहा है, निकल रहा है, तो उस स्थिति में। फिर आता है धारा 30 से अनुज्ञप्ति का शर्त। मान लो लाइसेंस में ये चीजें लिख दिया गया कि संगीत इतना बजेगा, ये इतना होगा, वो उतना होगा, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, तो अनुज्ञप्ति की, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जाए 30A वाले जमाओ और जुलूस के बारे में संबंध में सख्तियां। अब लाइसेंस का जो उसमें जो शर्त लिखा हुआ था उसका उल्लंघन कर दिया जाए जमाओ या जुलूस में, तब क्या होगा? तो कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का जिला अधीक्षक या अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक, यानी सिंपल सा, या पुलिस निरीक्षक या थाने का भार साधक पुलिस अधिकारी, ध्यान देना, ऐसे किसी जुलूस को जो अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करता है रोक सकेगा। कौन रोक सकता है? मजिस्ट्रेट भी रोक सकता है, एसपी भी रोक सकता है, एएसपी भी रोक सकता है, और पुलिस निरीक्षक यानी पुलिस इंस्पेक्टर भी रोक सकता है। यानी कौन कौन? डीएम, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट लिख दो, एम, फिर उसके बाद एसपी लिख दो, फिर उसके बाद एसपी के साथ में उसके सहायक वाले, उप वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर भी रोक सकता है। अगर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा हो किसी जुलूस में, जो अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण कर रहा है, उसे रोक सकेगा और उसे बिखर जाने का मतलब हट जाने का आदेश दे देगा कि जुलूस को खत्म किया जाए, वहां से जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो हट जाए। ये आदेश दिया जा सकता है अगर शर्तों का उल्लंघन हो रहा हो। या कोई जमाव या जुलूस अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन दिए गए आदेश के पालन में उपेक्षा करता है, लापरवाही बरतता है, इस लाइसेंस की में जो शर्तें थी उसका उल्लंघन किया जा रहा है या उपेक्षा किया जा रहा है या इनकार करता है कि नहीं करेंगे, तो वह जमाव जो होगा वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। ठीक है, तो अगर शर्तों का उल्लंघन करते हुए उपेक्षा कर रहा है तो फिर क्या माना जाएगा? उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा और उसे बिखर जाने का आदेश दिया जा सकता है। और विधि विरुद्ध जमाव तो आपने बीएनएस में पढ़ रखा है कि क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं। फिर धारा 31, पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। अब लोक मार्ग जो पब्लिक रोड वगैरह जो है, पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन एंड पब्लिक रोड्स, पब्लिक रोड पे ऑर्डर बनाए रखना, मतलब क्या कहते हैं, व्यवस्था बनाए रखने के बारे में यहाँ पे पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह लोक मार्गों पर यातायात को विनियमित करे। मतलब जहां पे अगर यातायात वगैरह समस्या आ जाए, ट्रैफिक वगैरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे स्थानों पर अपराध होने से रोके। अगर कोई अपराध होने की संभावना है तो उसे रोका जाए, कोई बाधा ना उत्पन्न होने दे। इस प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखने का आदेश पुलिस लिखित या मौखिक संकेतों द्वारा भी दे सकती है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश पुलिस लिखित या मौखिक रूप से भी या संकेतों के द्वारा भी दे सकती है। तो लोक मार्ग पर मतलब लोक मार्ग पर व्यवस्था बनाए रखने का, लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति किसको दी गई है? पुलिस को दी गई है। फिर धारा 32 कहता है पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति। अब समझो, धारा 31 में जो पुलिस आदेश निकाली है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोक मार्गों वगैरह पर, या धारा 30A में जो शर्तें वगैरह आती हैं उसके लिए अगर बिखर जाने का आदेश दे दिया गया, रोकने का जुलूस का आदेश दे दिया गया लेकिन कोई मान नहीं रहा है, या 30 में आ जाता है जुलूस का विनियमन करने का
शक्ति किसके पास है, तो एसपी के पास है। तो बिना लिए परमिशन वगैरह लिए कोई जुलूस वगैरह निकाल देता है तो उसकी बात कर रहा है। तो उपरोक्त जो ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराएं हैं, उनके अधीन निकाले गए आदेशों का विरोध कोई करता है या शर्तों का अतिक्रमण करता है, करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 200 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। ध्यान देना कि अगर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पाई जाती है उसकी, तो 200 रुपए तक के पनिशमेंट से दंडित किया जा सकता है उसे। अगर जो ऊपर की तीनों धाराओं में निकाले गए आदेश की अवज्ञा करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। धारा 32A क्या कहता है? सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध करने की शक्ति। सामूहिक ड्रिल मतलब वो ट्रेनिंग टाइप होता है। तो पावर टू प्रोहिबिट मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग etc। क्या होता है? जिले का मजिस्ट्रेट जुलूस में अस्त्र ले जाने अथवा सामूहिक ड्रिल करने अथवा अस्त्र लेकर सामूहिक परीक्षण करने, वही परीक्षण टाइप ही होता है ड्रिल में भाग लेने से रोक सकता है। डीएम के पास ये पावर है कि किसी जुलूस में हथियार वगैरह ले जाने से रोक सकता है। कोई आप प्रशिक्षण कर रहे हो, उसमें हथियार वगैरह ले जाकर प्रशिक्षण करना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो रोक सकता है। कब, किस जगह पे? जहां युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है कि ऐसे सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण में भाग लेने के कारण लोगों के अंदर अथवा उसके किसी वर्ग के बीच में भय उत्पन्न हो सकता है। कि आप जो ट्रेनिंग लोगे उससे लोगों को डर लग सकता है, या आप जो जुलूस निकालोगे उससे लोगों को डर लग सकता है, अथवा असुरक्षा की भावना जग सकता है लोगों के अंदर। तो ऐसे जुलूस में, ऐसे ट्रेनिंग करने के लिए आपके हथियारों को रोका जा सकता है कि हथियार लेकर आप नहीं निकालोगे जुलूस, या आप प्रशिक्षण नहीं करोगे। और ऐसा रोक 3 महीने तक प्रभावी होगा। जो एक बार में आदेश देगा 3 महीने तक लागू रहेगा। अस्त्र शस्त्र का तात्पर्य घातक हथियार से, प्रातक नहीं, यहाँ पे प्राण घातक कह लें, घातक हथियार से। इसके अंतर्गत लाठी, डंडा, छड़ी अथवा बेलचा भी शामिल हो जाता है। 32B क्या कहता है? 32A के अधीन वर्णित नियमों के उल्लंघन करने पर 6 मास तक का कारावास या 2000 रुपए। अब 32A में डीएम ने रोक लगाया है, उसका उल्लंघन कर दो आप, तो 6 महीने का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। धारा 34 कहता है सार्वजनिक मार्ग में आप रुकावट पैदा करते हो तो डीएम वहां पे 50 रुपए तक का जुर्माना या 8 दिन का कठोर या सादा कारावास से दंडित कर सकता है आपको। अगर सार्वजनिक मार्ग में, पब्लिक रोड है, मार्ग वगैरह में बाधा पहुंचा रहे हो, तो उस पे डीएम आपको 50 रुपए तक का जुर्माना या 8 दिन तक का कठोर या सादा कारावास दे सकता है। 34A क्या कहता है? 34A धारा 32 या 34 के अधीन अपराधों का एसपी द्वारा समझौता किया जा सकता है। तो 32 या 34, 32 में कौन सा चीज है? तो 32 में है उपरोक्त तीनों धाराओं के बारे में था, वहां पे अवज्ञा आप करते हो, और 34 में सार्वजनिक मार्ग में आप रुकावट पैदा करते हो, तो उनका समझौता कराया जा सकता है। किसके द्वारा? एसपी के द्वारा, जिला पुलिस अधीक्षक जो होता है उसके द्वारा समन कराया जा सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस याद होगा आपको, मैंने बीएनएसएस में पढ़ा रखा आप लोगों को। तो कंपाउंड कराया जा सकता है, समन कराया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। धारा 35 अधिकारिता के बारे में बात करता है। कैसी अधिकारिता? इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच। कांस्टेबल से, कांस्टेबल जो होता है, कांस्टेबल उससे ऊपर का कोई पुलिस है, यानी उसके ऊपर इंस्पेक्टर वगैरह सब आ जाते हैं, जो भी हैं सब आ जाते हैं उसके ऊपर, कि पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई आरोप की जांच की जानी है और डिसाइड किया जाना, अवधारण करना है, तो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी, यानी जिसके पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी, ऐसा ही कोई अधिकारी ऐसे आरोपों की जांच करके डिसाइड कर सकता है। अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता है। यहाँ पे यही चीज कह रहा है। और भगत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया कि उपरोक्त जांच जो होगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी शब्द बता दिया गया। इस भगत सिंह वाले मामले में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा, उसके पास ये जांच, उसके द्वारा ये जांच किया जाएगा। कांस्टेबल से ऊपर व्यक्ति के, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर अगर कोई पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आरोप वगैरह है तो। धारा 36 इस अधिनियम में कार्यवाही चलने से अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। अब इस एक्ट में अगर किसी के ऊपर कोई कार्यवाही चल रही है और साथ में किसी अन्य एक्ट में भी चल सकती है, जैसे मानहानि आपका बीएनएस में भी हो सकता है और सिविल में भी हो सकता है, सिविल मामले के लिए भी जा सकते हो, तो दोनों में चल सकता है कार्यवाही, रुकेगा नहीं। तो ऐसे ही किसी अन्य एक्ट में भी, बीएनएस या किसी अन्य एक्ट में भी कार्यवाही चल सकती है, यहाँ भी चल सकती है, तो दोनों में चलेगा, रुकेगा नहीं कि यहाँ पे चल रहा है तो वहां पे रुक जाएगा। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये चीज भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि दंड तो एक ही वाला दिया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ, की केस यहाँ चल रहा है तो वहां रुक जाएगा, दोनों जगह चलेगा, लेकिन दंड जो है एक ही बार दिया जाएगा, 2 बार एक ही अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा।
धारा 42 कहता है कार्यवाहियों के लिए लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। यदि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का उल्लंघन करे तब 3 महीने में उसके उसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का ड्यूटी का उल्लंघन किया है तो उसके ऊपर 3 माह के भीतर उस पर कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए तथा उस कर्तव्य भंग करने वाले पुलिस अधिकारी को या उसके पुलिस अधीक्षक को, जिसका उसका जो एसपी है, जो पुलिस अधिकारी, उसको या उसके एसपी को या उसके सहायक पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी को 1 माह की पूर्व सूचना देनी पड़ती है जब उसके ऊपर कार्यवाही शुरू की जानी है। पहला तो जब वो कर्तव्य का उल्लंघन किया तो उस दिन से 3 महीने के भीतर उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दिया जाए और साथ ही साथ उसके लिए नोटिस भी देनी पड़ती है 1 महीना पहले कि उस पुलिस अधिकारी को खुद दे दो नोटिस या पुलिस अधीक्षक जो उसका एसपी है उसको 1 महीने पहले की नोटिस दे दी जाए कि इनके ऊपर कार्यवाही शुरू की जा रही है। धारा 43 कहता है पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के उल्लंघन में यह तर्क दिया जा सकता है। अब मान लो कर्तव्य उल्लंघन के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया गया और उसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर दी गई, तो पुलिस जाके ये चीज कह सकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया गया था और उस वारंट के अधीन मैंने काम किया था, मैंने अपना कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया था। मैंने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया था, मैं वो काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया गया था किसी काम के लिए, किसी को गिरफ्तार करना था या कुछ काम करना था, तो उस काम को मैं कर रहा था, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के अधीन मैं काम कर रहा था और अगर यह साबित कर देता है तो दोष मुक्ति हो जाएगा, ये जो कार्यवाही शुरू हुई थी वो खत्म कर दी जाएगी। इसके पास एक तर्क हो सकता है ये। धारा 44 पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, पुलिस ऑफिसर्स टू कीप डायरी। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक सामान्य डायरी रखे जिसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सभी कार्यवाहियों का विवरण दर्ज करे। तो पुलिस एक सामान्य डायरी अपने पास रखेगा जिसमें अपनी ड्यूटी के दौरान जो जो चीजें वो किया, जो कार्यवाहियां वो किया उसमें नोट डाउन किया जा सके। धारा 45 कहता है राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी, मतलब एक राज्य सरकार समय समय पर पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों, मतलब कि जो कुछ चीजें जो एक सारी चीजें लिखकर प्रस्तुत की जाती है का प्रारूप विहित कर सकेगी। मतलब एक डायरी टाइप या किसी भी चीज का प्रारूप, डायरी समझ लो, एक डायरी बना दिया जाए कि उसमें क्या क्या सारी चीजें, पहले वाले कॉलम में क्या होगा, दूसरे वाले कॉलम में, तीसरे वाले कॉलम में, चौथे वाले कॉलम में, ऊपर क्या होगा, नीचे क्या, सारी चीज एक तय कर दिया जाएगा। कौन डिसाइड करेगा उसका प्रारूप? राज्य सरकार डिसाइड करेगी। और ऐसी विवरणी जो है या फिर डायरी कह लें, उसको डीएम अपने पास मंगा सकता है तथा निरीक्षण कर सकता है। धारा 45 में। धारा 46 अधिनियम की परिधि बताता है, स्कोप ऑफ द एक्ट। अधिनियम को लागू करना राज्यों का विवेकाधिकार है। राज्य चाहे तो लागू करें अपने यहाँ, राज्य चाहे तो ना लागू करें, क्योंकि ये राज्य से संबंधित कानून है, राज्य सूची का विषय है। या चाहे तो संपूर्ण अधिनियम को या कुछ संशोधन करके भी लागू कर सकते हैं अपने यहाँ। और इस अधिनियम की कोई बात रेलवे पुलिस पर लागू नहीं होती है, ये भी धारा 46 में लिखा हुआ है। धारा 47 कहता है पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस अधिकारी पर क्या अधिकार होगा। पुलिस के जिला अधीक्षक का, एसपी का ग्राम पुलिस अधिकारी पर क्या अथॉरिटी होता है। तो जिले का पुलिस अधीक्षक ग्राम पुलिस व ग्राम चौकीदार पर भी वही अथॉरिटी रखता है जो साधारण पुलिस पर रखता है। तो यानी कि अगर कोई ग्राम पुलिस है या ग्राम चौकीदार है, जो इस एक्ट के अधीन की बात नहीं कर रहा है, अगर कोई ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार भी है तो उस पर भी एसपी का वही अथॉरिटी होगा जो नॉर्मल पुलिस के ऊपर हमने ऊपर पढ़ा, जो जो अथॉरिटी रखता है वो सारी चीजें। तो ये रहा आपका एक्ट पुलिस अधिनियम 1861। इसको बहुत शॉर्ट पीरियड में मैंने पढ़ा दिया और मतलब आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं प्रीलिम्स के लिए। आपका पूरा 7-8 मार्क्स जितना भी आता है, 10 के आसपास आता है, ये पक्का हो जाएगा आपका। आप अच्छे से इसको कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए और इसको पूरा रट जाइए। धन्यवाद।